तो सर शुरू करें हम? ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, यही बताया उसने कि मीटिंग रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। हाँ वही ना, क्योंकि वो इसी के पीसेस जो है हम फिल्म में डालेंगे ना, तो हमें ठीक है, ठीक वीडियो वीडियो वाला। ठीक है। हाँ, अ, हाँ, बताएं, शुरू किया जाए। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। तो सर मेरा पहला सवाल ये था कि जैसे कविता जो है, साहित्य जो है, भावनाओं को व्यक्त करने की चीज है या भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है। तो मैं ये हम्म, पूछना चाहता था कि फिर ऐसे में और भी तो कलाएं हैं जो भावनाओं को व्यक्त करती हैं, जैसे नृत्य है या पेंटिंग है या फिर फोटोग्राफी है। बिल्कुल तो सिर्फ बिल्कुल। कविता ही क्यों, या फिर सिर्फ काव्य या साहित्य ही क्यों? साहित्य की अपनी कुछ विशेषता है। विशेषता वो होती है जो शेष में ना हो। साहित्य जरूर ऐसा कोई काम कर रहा है जो अन्य कलाएं नहीं करती। ठीक है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि साहित्य का जो माध्यम है वो शब्द है। और ये जो माध्यम है, ये इस माध्यम से जो काम हो सकता है, जो हो सकता है, वो अन्य किसी भी माध्यम से नहीं हो सकता। अन्य कलाएं अन्य माध्यमों का उपयोग करती हैं। शब्द का उपयोग केवल साहित्य करता है, थोड़ा बहुत संगीत भी करता है, लेकिन संगीत बिना शब्दों के भी संभव है, लेकिन साहित्य बिना शब्दों के संभव नहीं है। तो इसके माध्यम में ही इसकी विशेषता है। साहित्य का माध्यम भाषा है, शब्द है। और वो भाषा और शब्द विचार और भावों को व्यक्त करने का एक तरीका देते हैं जो कोई और नहीं देता, इसलिए साहित्य। तो सर आपने अभी कहा कि मतलब संगीत बिना शब्दों के संभव है एक तरीके से, और जी बिल्कुल। साहित्य नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी एक कमजोरी नहीं हुई? किसकी कमजोरी हुई? साहित्य की एक कमजोरी नहीं हुई, क्योंकि संगीत सिर्फ। 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा, एक कॉल आ रहा है। आई हैव टू टेक इट। हाँ, नो सर। सॉरी। तो सर वो मैं ये पूछ रहा था कि कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो साहित्य की कमजोरी नहीं हुई कि बिना शब्द के नहीं चल सकता, बल्कि जबकि संगीत। नहीं, ये कमजोरी नहीं है, ये साहित्य की शक्ति है जी। कि वो बिना शब्द के नहीं चल सकता, क्योंकि शब्द जो काम करता है, शब्द में संगीत संभव है। शब्द में अन्य कलाओं की विशेषताएं भी संभव हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप मूर्ति कला को लें, तो मूर्ति कला शब्दों में संभव है। ठीक है। कबीर जब कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, तो वो कुंभ की, घड़े की आकृति बना देते हैं शब्दों में। हम्म। तो मूर्ति कला का उपयोग किया साहित्य ने। साहित्य अन्य कलाओं का उपयोग कर सकता है, जबकि अन्य कलाएं साहित्य का उपयोग उस तरह से नहीं कर सकती जिस तरह से साहित्य कर सकता है। तो ये उसकी शक्ति है, ये उसकी विशेषता है। और शायद ये संगीत का भी उपयोग इसी तरह से साहित्य कर सकता है, करता है, हमेशा करता ही है। जो ध्वनि योजना, ध्वनियों से संगीत पैदा करने वाली कविताएं होती हैं, वो संगीत की विशेषता का, उसके माधुर्य का इस्तेमाल करती हैं। तो साहित्य सर्वाधिक कलाओं की विशेषताओं को इस्तेमाल कर सकता है। ये एक ऐसा माध्यम है। तो शब्द बहुत समर्थ माध्यम है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप तो मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात और स्पष्ट करूं। जी जरूर। हाँ, उदाहरण मैं लेता हूं। तीसरी कसम नाम की एक फिल्म है। राज कपूर और वहीदा रहमान उसके मुख्य कलाकार हैं, और वो गीतकार शैलेंद्र की बनाई हुई पहली और संभवतः आखिरी फिल्म। ठीक है। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर बनी है ये फिल्म, हम्म। तीसरी कसम। अगर आप फिल्म देखें, और ये एक बहुत अच्छी फिल्म है, किसी भी साहित्यिक रचना पर बनी हुई एक बहुत अच्छी फिल्म, इसको क्लासिक का दर्जा हासिल है, ऐसी फिल्म है तीसरी कसम। ठीक है। अब आप कहानी पर लौटें, अगर कहानी को पढ़ें,
कहानी पर विचार करें तो कहानी कहानी में जो कुछ बताया जा रहा है, क्या सिनेमा का पर्दा उससे काफी सक्षम होते हुए भी, कहते हैं कि भाई एक तस्वीर में 1000 शब्दों के बोलने की ताकत होती है। अगर ऐसा है तो गतिशील तस्वीर में कितनी ताकत होगी। तो उसे कहानी का हर हिस्सा अभिव्यक्त करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। तीसरी कसम कहानी शुरुआत ही इस वाक्य से होती है, तीसरी कसम कहानी की, कि हीरामन की पीठ में गुदगुदी होती है। हीरामन बैलगाड़ी चलाने वाला है और वो अपनी बैलगाड़ी में एक नौटंकी की कलाकार को ले जा रहा है। किसी स्त्री कलाकार को पहली बार वो अपनी गाड़ी में ले जा रहा है और पीछे एक स्त्री बैठी है। ये सोचकर लेखक ने लिखा, हीरामन की पीठ में गुदगुदी होती है। तीसरी कसम बहुत सक्षम फिल्म है, राज कपूर बहुत सक्षम अभिनेता हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या इस पीठ की गुदगुदी को वो सिनेमा के पर्दे पर दिखा सकते हैं? जी हाँ, वैसे बात बिल्कुल सही है, क्योंकि साहित्य जो है, देखिए मुझे मुझे एक वाक्य और कहने की इजाजत दें। साहित्य जो है वो दूसरी कलाओं की विशेषताओं का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये इस उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि कितना ही सक्षम ये माध्यम की, ये राज कपूर की अक्षमता नहीं है, ये फिल्म माध्यम की अपनी विशेषता है। जो हर माध्यम है उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो साहित्य की विशेषता यह है कि मनुष्य के मन के भीतर जो कुछ चल रहा है उसको वो पूरी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है, पूरी तरह से सामने ला सकता है। आप कह सकते हैं कि जिंदगी के समानांतर एक जिंदगी वो साहित्य अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। तो ये साहित्य की शक्ति है, उसकी अपनी विशेषता है। तो सर इसी से मेरा अगला सवाल ये प्रकट होता है कि ठीक है, हम लोग साहित्य की विशेषता की बात कर रहे हैं, तो फिर किसी शायर का या किसी कवि के कामयाब होने के क्या मापदंड है? आप कैसे नापेंगे कि कौन सा शायर या कौन सा कवि कितना सक्षम या कितना कामयाब रहा? क्योंकि ऐसा हो रहा है आज चलिए, के लोग चेतन भगत को ज्यादा और मुंशी प्रेमचंद को कम समझते हैं या कम पढ़ते हैं। तो आप कैसे देखेंगे कि भाई बेशक कैसे देखेंगे कि भाई कौन सा शायर या कौन सा कवि या कौन सा कहानीकार कितना कामयाब रहा या कितना नाकामयाब रहा? मापदंड क्या है? इसके लिए बहुत सारे मापदंड होते हैं। उनमें से लोकप्रियता एक मापदंड है, लेकिन एकमात्र मापदंड नहीं। कोई लेखक कितना लोकप्रिय है, कोई शायर कितना पॉपुलर है, इससे आप उसके बड़प्पन का अंदाजा लगाते हैं। ये भी एक तरीका है, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हमारी चिंतन परंपरा ने हमें दिए हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे जो उदाहरण आपने दिया चेतन भगत और प्रेमचंद का, इसी उदाहरण के जरिए अगर हम बात करें तो प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने समय की धड़कनों को बहुत प्रामाणिक तरीके से सुना, और इस तरीके से सुना कि उनकी रचनाओं में हमें भविष्य भी झांकता नजर आता है। जब हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं और जब हम कोई मनोरंजक उपन्यास पढ़ते हैं तो दोनों को पढ़ने के बाद हमारे मन पर जो असर होता है वो असर अलग अलग होता है, वो एक जैसा असर नहीं होता। प्रेमचंद को पढ़ने के बाद ये नहीं लगता कि हमने अपना केवल मनोरंजन कर लिया है, जबकि दूसरे बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, बहुत सारे ऐसे शायर हैं, बहुत सारे कवि हैं जिनको सुनने पढ़ने के बाद लगता है कि वाह मजा आ गया। प्रेमचंद को पढ़ने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मजा आ गया, आप कबीर को पढ़ने के बाद ये नहीं कह सकते कि मजा आ गया। यानी आप पाठक को मजा देने के लिए ही वो साहित्य नहीं जाना जाता है, और वही विशेषता उसकी नहीं है, उसकी विशेषता अलग है। वो समाज के साथ, वो अपने समय और समाज को इस तरीके से रचता है फिर से कि एक नया समाज और एक नया मनुष्य उसके भीतर से उभरे। अगर ये उभरता है, जो कि प्रेमचंद की रचनाओं में उभरता है, प्रेमचंद की रचनाओं में नया मनुष्य भी उभरता है, नया समय भी उभरता है और नया समाज भी उभरता है।
और वो उसी समय के समाज में से, उसी समय के समय में से उभरता है। तो ये उभारने की जो क्षमता प्रेमचंद जैसे लेखकों में होती है, वो वही क्षमता किसी लेखक को बड़ा या छोटा या सक्षम या अक्षम बनाती। तो इस प्रतिमान से भी, इस मापदंड से भी रचनाओं को देखा जाना चाहिए। मान लीजिए आपने एक शेर सुना, वो शेर ठीक है कि मनोरंजन तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन वो शेर कहीं आपके भीतर की इंसानियत में कुछ फेरबदल करता है? ये सवाल अगर आप अपने से पूछें तो आप जानेंगे कि वो शेर सचमुच कितना बड़ा है और कितना फालतू है, और उसका शायर भी। तो फिर क्या आप ये बात सही मायनों में मानते हैं कि किसी शायर की या किसी कवि की कामयाबी या पैसा या मशहूरी इवन जो है उसकी कामयाबी का प्रतीक है? क्योंकि एक अर्थ में है, हाँ, एक अर्थ में है, क्योंकि आज के एक अर्थ में है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। पूरा मूल्यांकन केवल लोकप्रियता के मापदंड से नहीं हो सकता है कोई ऐसा शायर हो जिसे कोई नहीं जानता हो, और वो ऐसा गजब का शेर लिख दे कि वो पीढ़ियों तक लोगों की जबान पर जिंदा रहे। और ऐसे शायर हुए हैं, ऐसे शेर भी हुए हैं जी, जिनके शायरों को कोई नहीं जानता, लेकिन शेर अमर हैं। वो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, इसका शायर कौन है, लेकिन ये लाइन खूब मशहूर। तो लोकप्रियता जो है वो भी कई तरह की होती है। प्रेमचंद कम लोकप्रिय नहीं है। तुलसीदास के रामचरितमानस से ज्यादा लोकप्रिय साहित्यिक रचना पूरी दुनिया में कोई हो, ये संभव नहीं। रामचरितमानस के कितने संस्करण हो चुके हैं, और ऐसी एकमात्र साहित्यिक रचना है वो जिसका पाठ 24 घंटे 7 दिन पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होता है। तो रामचरितमानस से ज्यादा लोकप्रिय काव्य रचना कोई नहीं है। दूसरी तरफ दूसरे मापदंड से अगर हम रामचरितमानस को देखें तो वो अपने समय और अपने समाज को फिर से रचती भी है। रामचरितमानस पढ़ने के बाद मनुष्य कैसा होना चाहिए लेखक या कवि की नजर में, ये भी हमारे सामने बहुत साफ साफ उभरता है। रावण जैसा नहीं चाहिए, राम जैसा चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। तो जी सही। अगला सवाल ये है कि सर अभी जैसे हम कवियों की और साहित्यकारों की तीन पीढ़ियां देख रहे हैं। जैसे जो बिल्कुल बडिंग पोएट्स हैं, जो बेसिकली अभी कहा जाए तो तुकबंदी से जरा ऊपर की कविता लिख लेते हैं, और फिर वो लोग हैं जी अभी अभी मतलब मुशायरों में और जो कह लीजिए कि कवि सम्मेलनों में जिन्होंने जाना शुरू किया है, जो अभी अभी बस दहलीज छू रहे हैं, और फिर वो हैं जिन्होंने हमें जी। विरासत में साहित्य और कविता और कवि दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी तरह किस किस पीढ़ी ने या किस दर्जे के शायरों ने ये कविता को संभाला या सहेजा है? इस मामले में बुनियादी तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस पीढ़ी का शायर है। सिर्फ इतना ही कि हर शायर का अपना समय और अपना समाज होता है, और दूसरी तरफ हर शायर का अपना तजुर्बा भी होता है। तो ये दोनों चीजें जहां मिल जाती हैं वहां शायरी पैदा होती है। इसलिए हर शायर एक ही समय में होते हुए भी अलग अलग तरह की, अलग अलग ढंग की, अलग अलग मिजाज की शायरी करता है। और अगर पीढ़ियों का फर्क है तो उनमें फर्क होगा ही। जाहिर है कि प्रेमचंद का समय आज का समय तो नहीं है। तो हमें जिन चीजों को ध्यान में रखना होगा वो लेखक या कवि या रचनाकार का समय, उसका समाज, रचनाकार के अपने व्यक्तिगत अनुभव, और रचनाकार की अपनी रचने की क्षमता और उसकी अपनी भाषा संपदा, ये सब चीजें मिलकर किसी भी साहित्यिक रचना को जन्म देती हैं। तो हम पुराने लेखकों में भी
बहुत अच्छे लेखक देख सकते हैं, पुराने लेखकों की रचनाओं में भी बहुत अच्छी रचनाएं हमको मिलेंगी और उनकी खराब रचनाएं भी मिलेंगी। प्रेमचंद की सारी कहानियां बहुत अच्छी नहीं है, जी। सारी कहानियां आदर्श नहीं है। हम्म, गालिब के सारे शेर बहुत अच्छे नहीं है, मीर के सारे शेर बहुत अच्छे नहीं है। हम्म, कुछ ही शेर हैं जो बहुत जिनमें गालिब या प्रेमचंद अपनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं, कुछ ही रचनाएं होंगी ऐसी। तो ये है कि हर पीढ़ी का लेखक, हर पीढ़ी का शायर, हर पीढ़ी का रचनाकार अपना अपना संघर्ष करता है, जिसको रचनात्मक संघर्ष कहते हैं। ये रचनात्मक संघर्ष सफल भी होता है, असफल भी होता है। लेकिन अगर सफल होता है तो वो भी आ, हर रचना में सफल नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कुछ रचनाएं अभ्यास के तौर पर भी रची जाती हैं और कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो उसका योगदान कहलाती हैं। तो सर मैं फिर क्या ये कहूं कि मतलब नई पीढ़ी जो है शायरी से या कविता से दूर होती जा रही है, क्या ये सही होगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा। या होगा तो बहुत सीमित अर्थ में सही होगा। नई पीढ़ी साहित्य और कविता से इस अर्थ में तो दूर होती जा रही है कि पढ़ने पढ़ाने का जो माध्यम था, नई जिंदगी ने वो माध्यम बदल दिया है। अब पढ़ना पढ़ाना और सुनने सुनाने की जगह देखने दिखाने का माध्यम ज्यादा प्रचलित है। तो ये जो माध्यम का परिवर्तन है, ये एक बड़ा परिवर्तन है। और केवल इस अर्थ में जब जब ऐसा रूपांतरण होता है, तब तब नई पीढ़ी या मतलब पूरा मनुष्य समाज साहित्य से थोड़ा थोड़ा दूर जाता है। ऐसा लगता है कि दूर जा रहा है, लेकिन वो असल में दूरी नहीं होती। वो असल में साहित्य और मनुष्य के रिश्ते का बदलाव होता है, संक्रमण होता है, जिस दौर से वो गुजरता है। मुझे लगता है कि संक्रमण का दौर चल रहा है अभी। इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि नई पीढ़ी साहित्य से कविता से दूर होती जा रही है। क्योंकि देखिए, एक बात, एक सबसे बड़ा सच यह है कि दुनिया का हर इंसान जो महसूस करता है, जिसकी छाती के भीतर दिल धड़कता है, जिसके मन में संवेदनाएं हैं, वो हर शख्स लेखक और साहित्यकार है, अगर उसके पास शब्द भी हैं तो। दुनिया का अब जिनके पास दो तरह के लोग, दो तरह के मनुष्य हुए। एक वे जिनके पास केवल संवेदनाएं हैं, दूसरे वे जिनके पास संवेदनाओं के साथ शब्द भी हैं। तो जिनके पास संवेदनाओं के साथ शब्द भी हैं, वो रच पाने में सफल हो पाते हैं। लेकिन जिनके पास केवल संवेदनाएं हैं, वो रच पाने में सफल नहीं होते, वो नहीं रच पाते। लेकिन केवल इसी वजह से वो ये नहीं कह सकते कि कविता या साहित्य से उनका कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता तो है। आधे कवि तो वो हैं ही, जहां तक अंतर्वस्तु की बात। संवेदनाएं आ गई हैं आप में, तो हाँ, आदमी तो वो आप, कविता मैं जी। क्योंकि संवेदनाएं यदि किसी में है तो वो आधे रास्ते हाँ तो आ ही गया। लिखना, हाँ, आधे रास्ते तो आ ही गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आधे रास्ते तो आ ही गया वो कविता के रास्ते पर। और सब लोग दुनिया के, इस दृष्टि से अगर आप थोड़ी देर के लिए अभिव्यक्ति को भूल जाएं, तो सभी लोग मूलतः कवि होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि हमें तथाकथित तौर पे सहेजने की आदत हो जाती है कि हाँ भाई ये जो चीज हमने लिखी है, क्योंकि थोड़ी बहुत तुकबंदी या थोड़ा बहुत अपने भावनाओं को अच्छी तरह से प्रकट करना हर कोई कर लेता है, लेकिन हमें उस जी। भावना को सहेजना और उस भावना को और डेवलप करना आ जाता हाँ हाँ हाँ, है। उस भावना के लिए सही शब्दों की तलाश करता है कवि। जी। और हर भावना के लिए उसकी अपनी अपनी भाषा होती है, एक निश्चित भाषा होती है। सब कवि उस भाषा तक नहीं पहुंच पाते, और कवि भी अपनी सब रचनाओं में उस भाषा तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जिस रचना में जो कवि उस भाषा तक पहुंच जाता है, वो फिर उसका आदर्श अभिव्यक्त रूप हो जाता है। मैं आपसे फिर कामयाबी, और वही एक सफल रचना जन्म लेती है।
मैं आपसे फिर से एक कामयाबी पे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई हम लोग आज के समय में देख रहे हैं कि शायर पैसा भी कमा रहा है। एक वक्त वो था कि भाई हाँ, एक किताब छप जी जी शायरों के घर जी बिल्कुल। बिक जाया करते थे। हम्म एक समय हमने वो भी हम्म, देखा है कि शायरों के घर के बर्तन भी बिक जाया करते थे। सादत हसन मंटो बिल्कुल। बदनाम रहे अपने इस कारण की वजह से। उसके बाद जो हम्म है ये काका हाथरसी का, हाथरस में जाके अभी आप यदि घर देखें तो काका हाथरसी, जिनको हम आज लोग पढ़ते हैं या आज भी लोग याद रखते हैं, तो काका हाथरसी का घर उतने अच्छे हाल में नहीं है। तो ऐसा भी समय देखा, और आज हम एक समय देख रहे हैं जब कुमार विश्वास जैसे और भी कई कवि हैं जो पैसा कमा रहे हैं अपनी ही कला के दम पर। तो क्या ये पैसा कमाना और इतना लोकप्रिय होना, क्या ये बुरा है एक शायर के लिए? और देखिए, अगर कोई पैसा कमाने के लिए शायरी करता है तो वो सच्ची शायरी नहीं कर सकता। ये बात बहुत साफ होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी शायरी को पैसा नहीं मिल सकता। आपने शायरी की, आपको पैसा मिला, वो एक अलग बात है। लेकिन आपने पैसे के लिए शायरी की, वो बिल्कुल अलग बात है। अगर आप पैसे के लिए शायरी करते हैं तो वो बहुत बनावटी किस्म की शायरी होगी। उसमें एक तरह की बनावट, एक तरह का दिखावा, प्रदर्शन आपको मिलेगा। लेकिन अ, हमारे पास बहुत अच्छे उदाहरण हैं। हमारे जितने भक्त कवि हैं, आप कबीर को देखें, सूर को देखें, मीरा को देखें, तुलसी को देखें। इन कवियों ने पैसे के लिए तो शायरी नहीं की। लेकिन अगर सोचिए कि इनमें से कोई कवि होता तो आज उसके पास कितना पैसा होता। अगर तुलसीदास होते तो तो उनके पास कितना पैसा होता, है ना। उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते उस सफलता का। इतना पैसा उनके पास होता। तो कविता को पैसा मिले इसमें कोई बुराई नहीं है, शायरी को पैसा मिले इसमें कोई बुराई नहीं है, शायरी को लोकप्रियता मिले, कविता को लोकप्रियता मिले, इस ये भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर कोई केवल लोकप्रिय होने के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए अगर शायरी और कविता करने लगे, तो ये मानना पड़ेगा कि उसने कविता और शायरी को धंधा बना लिया। और कविता और शायरी धंधा नहीं हो सकता, एक पेशा नहीं हो सकता। जी। तो सर मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या किसी दूर की संभावना में भी ये संभव है कि शायरी या शायर या कवि या कविता को आज की पीढ़ी या हमसे अगली पीढ़ी भुला दे? नहीं, संभव नहीं, बिल्कुल नहीं भुला सकते। अगर ये संभव होता तो ये भुला चुके होते अब तक। क्योंकि जितने परिवर्तन तकनीक की दुनिया में आए हैं, जितने परिवर्तन समाज में आए हैं, दुनिया में आए हैं, कोविड जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, अस्तित्व का संकट जैसे सामने खड़ा कर दिया है इस महामारी ने। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ कि साहित्य का नाम लेवा पानी देवा कोई ना बचा। आज भी लोग तुलसी को याद करते हैं, कबीर को याद करते हैं, आज भी लोग सूरदास को याद करते हैं, मीरा के भजन आज भी सुने जाते हैं। कविता किसी न किसी रूप में होती है। और होती इसलिए कि वो ताकत देती है मुश्किलों से लड़ने की, मुश्किलों से ना हारने के लिए हिम्मत पैदा करती है अपने पाठक में। तो ये एक बड़ी भूमिका है। ये भूमिका कोई और नहीं निभा सकता। जिस तरीके से कविता ताकत पैदा करती है, उस तरीके से कोई और माध्यम ताकत पैदा नहीं कर सकता। और जब तक ये विशेषता किसी भी चीज में रहेगी तो वो उस चीज को खत्म नहीं किया जा सकता। पूरी मनुष्य जाति अगर खत्म हो जाए तभी कविता खत्म हो सकती है। अगर एक भी इंसान बाकी है, एक भी मनुष्य बचा हुआ है पृथ्वी पर, तो निश्चित रूप से कविता बची रहेगी, भले ही वो लिखी ना जाए। एक मिनट सर। जी। तो क्या ये कहना संभव है कि मतलब ठीक है, एक तरह से मतलब जो है ना, आज के समय में कविता से नई पीढ़ी दूर होती जा रही है, तो आपके हिसाब से यदि हमें इन्हें वापस किताबों की तरफ, वापस साहित्य की तरफ और वापस कविता और कवि की ओर लेके जाना है, तो क्या करना होगा? इसके लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे उपाय हैं इसके।
सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये सोचना होगा कि ये हमारा काम है, क्योंकि बहुत सारे कवि, बहुत सारे शायर इसको अपना काम ही नहीं मानते, केवल कविता लिखने को अपना काम मानते हैं। नई पीढ़ी जुड़े या ना जुड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए साहित्य से, कविताओं से, नई तरह के माध्यमों के प्रति एक खुला रवैया जरूरी है, क्योंकि नई पीढ़ी नए माध्यमों का उपयोग करती है। जाहिर है कि वो नए माध्यमों से के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है। किताब के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं महसूस करती जितना व्हाट्सएप के एक एंट्री, एक पोस्ट के साथ महसूस करती है, या फेसबुक की किसी पोस्ट के साथ महसूस करती है, या यूट्यूब के किसी एक एपिसोड के साथ महसूस करती है। तो इन माध्यमों को लेखकों को, कवियों को देर सबेर अपनाना ही पड़ेगा अगर नई पीढ़ी से व्यापक स्तर पर जुड़ना है तो। और इन माध्यमों को अपनाने से मेरा मतलब ये है कि इन माध्यमों का जो अनुशासन है, इनकी जो कलात्मकता है, वो भी सीखनी होगी, उस पर भी अधिकार प्राप्त करना होगा। माध्यम बदल गए हैं। अब प्रेमचंद की कहानी अगर कोई सुनता है, मान लीजिए किसी ऑडियो बुक के माध्यम से सुनता है, तो उसके सुनने और पढ़ने में कोई फर्क नहीं, केवल माध्यम बदल गया है। अगर कोई उस कहानी का नाट्य रूपांतर, और सचमुच अच्छा नाट्य रूपांतर अगर कोई हुआ है, देखता है, तो उस कहानी को देखा भी जा सकता है। तो इसी तरह से कविता और शायरी के भीतर क्या नाटकीयता की संभावनाएं हैं, ये देखना होगा। किस तरह की संभावनाएं हैं, किस तरह से उसको सुना जा सकता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यूट्यूब पर कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कविता को लेकर, जो मशहूर कविताएं हैं। मसलन दिनकर की कविता मनोज वाजपेयी सुना रहे हैं, तो उसको लाखों की संख्या में देखा गया है। और ये केवल पुरानी पीढ़ी नहीं है, इसमें नए लोग ज्यादा हैं। तो लोकप्रिय नई पीढ़ी के बीच साहित्य हो सकता है, जरूरत सिर्फ नई तकनीक के प्रति एक खुला रवैया अपनाने की है, और नई तकनीक के हिसाब से अपने आप को बदलने की भी है, जो कि कवि, लेखक, शायर कम कर पाते हैं। जितनी जरूरत है उतना तो नहीं कर पाते। तो सर मैं खुद नहीं कर पाता। जी, नवीनता की आप बात कर रहे हैं, आपने YouTube के बारे में बात करी, आपने कहा कि भाई ऐसे एप्स हैं जिसपे नाट्य रूपांतरण सुनाए जाते हैं, मतलब ऑडियो बुक्स जिन्हें हम बोल रहे हैं आजकल, और YouTube है, सोशल मीडिया है, जिन पर ज्यादातर शायर, मतलब ज्यादातर रीच जो होती है वो शायर आज के समय में पाता है। तो आप देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि मतलब इनोवेशन जो है वो बहुत हो रहा है, इनोवेशन कह लीजिए, नवीनता ना लाई जा रही के समय में जश्न रेखता है, और ऐसे समय में भी जब आप जी जी। संभव नहीं है, फिर भी मैं और आप बैठ के कविता पर बात कर रहे हैं, तो नवीनता इस फील्ड में आ रही है। तो आपको क्या लगता है शायरी का भविष्य या कविता का भविष्य क्या है? कविता का भविष्य, कविता का माध्यम चाहे जो हो, लेकिन कविता का जो मकसद है, एक बेहतर इंसान बनाना, एक संपूर्ण इंसान बनाना, ये जो मकसद है, तकनीक चाहे जितनी बदल जाए, इस मकसद में कोई बदलाव नहीं होने वाला। और ये बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक कविता कविता रहेगी, और कविता ये काम नई तकनीक के माध्यम से करती रहेगी। मुझे कविता का भविष्य खतरे में नहीं लगता, संकट में नहीं लगता। मुझे कविता का भविष्य उज्जवल लगता है, क्योंकि बावजूद सारी हिंसा के, जो मनोरंजन उद्योग पर, मनोरंजन की दुनिया पर छाई हुई है, बावजूद सारी हिंसा के, बावजूद सारे सेक्स के, जो बहुत पॉपुलर होता है, एक सेकंड में पॉपुलर हो जाती है चीज को, आप सेक्सुअल एलिमेंट उसमें डाल दीजिए, तो बावजूद इन इन तमाम मूल्यहीनताओं के, या कहें कि संस्कृतिहीनताओं के, संस्कृति और मूल्य जिन कविताओं में है, वे कविताएं भी सुनी जा रही हैं। राजेंद्र गुप्ता अगर कविताएं सुनाते हैं तो लोग सुनते हैं, जुड़ते हैं कविता से। और ऐसी ऐसी कविताएं सुनाई जा रही हैं जो किताब की शक्ल में बहुत मुश्किल मानी जाती हैं। जैसे मुक्तिबोध एक जटिल कवि हैं, लेकिन उनकी कविताएं सुनाई गई हैं और सुनी गई हैं।
तो ऐसा नहीं है कि नई पीढ़ी की क्षमता कम है, नई पीढ़ी की क्षमता बहुत है, बल्कि पहले से ज्यादा है। नई पीढ़ी के पास ये अवसर है कि वो नई तकनीक से भी जुड़ सकती है, और वो चाहे तो किताब भी हाथ में उठा सकती है, कुछ भी कर सकती है, उसके पास ऑप्शंस बहुत है। तो नई पीढ़ी ज्यादा समर्थ है। अब ये है कि कवि क्योंकि बिखरे हुए होते हैं आमतौर से, और संगठित रूप से कोशिशें नहीं कर पाते, थोड़ी बहुत की भी हैं और वो होती भी हैं, और जितनी उससे शक्ति तो बढ़ती है कविता की। तो ये एक चुनौती है पाठकों के सामने भी। पाठक भी अच्छी चीज की तलाश में रहते हैं, और कोई अच्छी चीज मिले तो उसे लपकते हैं, ऐसा नहीं है। कवि सम्मेलनों में बहुत सारी कविताएं सुनाई जाती हैं, लेकिन कुछ कविताएं ऐसी भी होती हैं जिनका मकसद केवल मनोरंजन नहीं होता। जी कुछ कविताएं ऐसी भी होती हैं जो नए मनुष्य को रचती हैं, जो जो नए समय और नए मूल्यों को पैदा करती हैं, मूल्यों के प्रति मोहब्बत पैदा करती हैं सुनने वाले। ऐसी कविताएं भी हैं जो केवल मनोरंजक नहीं है कवि सम्मेलन की दुनिया में। तो वो कविताएं अगर बिल्कुल भी पॉपुलर ना हो, अगर उनका सुनने वाला और पसंद करने वाला वर्ग बहुत छोटा हो, तो वो कविताएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन कवि सम्मेलन के हाशिए पर सही वो कविताएं, ऐसी कविताएं हैं, बनी हुई हैं, लगातार बनी हुई हैं। कवि बदलते रहे हैं, लेकिन ऐसी कविताएं लगातार बनी रही हैं। तो ये उनकी शक्ति का प्रमाण है, और इससे ये आशा भी पैदा होती है कि भविष्य में नई पीढ़ी कविता से एकदम इतनी दूर नहीं जाने वाली कि वो कविता का नामो निशान भूल जाए। हाँ, क्योंकि शायद इसीलिए साहिर लुधियानवी ने वो कहा है ना, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे हाँ, मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने। बेहतर सुनने वाले। तो वो दोनों को बता रहे हैं कि हाँ भाई, मुझसे अच्छा भी हाँ, सुनने वाला है और तुमसे अच्छा भी बिल्कुल बिल्कुल सुनने वाला है, तो दोनों का घमंड टूटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये ना तो समझो कोई अच्छा लिख रहा। ये बहुत संभव है कि कोई नया कवि एकदम से कोई ऐसी चीज लिख दे जो बड़े बड़े कवियों ने ना लिखी है। बिल्कुल हो सकता है, और होता है, हुआ है। हाँ, तभी बहुत सारे नए कवि बहुत अच्छा लिखते हैं, तभी हम पुरानों से अच्छा लिखते हैं। परिवर्तन देख रहे हैं। एक 4 युग ठीक। ये भक्ति काल, मतलब कविता में काल परिवर्तन जो हुआ है, भक्ति काल, आधुनिक काल, हाँ इन्हीं लोगों की वजह से, जिन्होंने आकर एकदम से सोचा कि भाई जो है ना, जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो बहुत लीक पर हो गया, अब कुछ लीक से हट के लिख के देखते हैं। तो हाँ, कवि हमेशा नई भाषा की तलाश करता है। जी, तो सर एक बात मेरे को और बताइए कि मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसी वजह से सोशल मीडिया, या कह लीजिए यूट्यूब की वजह से, नहीं यूट्यूब भी नहीं, मतलब सोशल मीडिया की वजह से हम कई बार ये भी देखते हैं कि ऊपर कुछ भी घास कूड़ा लिखो और नीचे किसी बड़े शायर का नाम लिख दो तो वो पोस्ट वायरल हो जाती है। तो क्या आपको लगता है वो कि शायर के नाम के कारण, वो शायर के नाम के कारण वायरल हो जाती है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। जी, तो क्या आपको ये लगता है कि ये जो पर्टिकुलर एक चीज है, या ये जो एक देखा जाए तो क्या ये एक पर्टिकुलर चीज सॉरी सॉरी संयुक्त, एक कॉल और लेनी पड़ेगी हाँ, मुझे। कोई बात नहीं सर, कोई बात सॉरी, नहीं, कोई बात नहीं सर, सब क्षमा चाहता हूँ वफरान के लिए। नहीं हाँ सर, ऐसी कोई क्षमा वाली बात। तो हाँ, बोलिए। था, क्या आपको ये लगता है कि ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है सोशल मीडिया का, ये साहित्य कविता के लिए हानिकारक है? कि भाई कुछ भी मार्केट में किसी भी कवि के नाम से वायरल किया जा रहा है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उस कवि के हानिकारक, व्यूज। हानिकारक ये तो एक तरह की चौपाल है, पुराने अर्थों में कहें तो। चौपाल में अच्छी बुरी सब तरह की बातें होती हैं। तो उसी तरह से सोशल मीडिया पर बहुत सारा कूड़ा भी पड़ा हुआ है और आता रहता है, और बहुत सारी अच्छी चीजें भी आती रहती हैं, मिली जुली चीजें आती रहती हैं। लेकिन ये एक माध्यम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक ताकतवर माध्यम है, ये एक बड़ा मीडिया है सोशल मीडिया। और कई बार तो पारंपरिक अर्थ में जो मीडिया है, पारंपरिक अर्थ में जो एस्टेब्लिश मीडिया है, उसके सामने भी चुनौती पैदा करने वाला मीडिया है सोशल मीडिया। तो ये तो है ही। आग आग से आप दोनों काम ले सकते हैं। आग से आप रोटी भी सेक सकते हैं, आग से आप किसी को जला भी सकते हैं।
कुछ भी कर सकते हैं, तो उपयोग करने वाले पर निर्भर है कि वो उस माध्यम का क्या उपयोग करता है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि शायर को एक राजा होना चाहिए, एक रंक होना चाहिए, फकीर होना चाहिए या आवारा होना चाहिए? ये बड़ा विचित्र सा सवाल है कि शायर को, मैं तो ये कहूंगा कि शायर को शायर ही होना चाहिए। और शायर तो राजा भी हो सकता है। मसलन बहादुर शाह जफर, उनके शेर खराब हैं ये तो कोई नहीं कहेगा। शायर एक फकीर भी हो सकता है ना। मसलन कबीर दास, उनके दोहे। आटा चूर मोती भया बैठ कबीरा जी। हाँ, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि राजा हो या फकीर हो। आदमी राजा होते हुए भी शायर हो सकता है, आदमी फकीर होते हुए भी शायर हो सकता है। शायरी जो है वो असल में जो भीतर की दुनिया है, भीतर की दुनिया का एक ऊंचा मुकाम है जिस पर सब लोग नहीं पहुंच पाते। और भीतर की दुनिया के उस ऊंचे मुकाम तक पहुंचने के लिए रास्ता आप कोई भी ले सकते हैं, रास्ता कोई भी हो सकता है। तो ये कोई राजा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से कोई फकीर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई कायदा कानून, मतलब अंतिम अंतिम शर्त कोई नहीं हो सकती किसी के कवि होने की कि उसके पास पैसा होना चाहिए, कि उसके पास फक्कड़पन होना चाहिए। ये सब पुराने वो थे, पुराने कवियों के बने हुए हैं, छाप छोड़ी हुई है कि पुराने कवि इस तरह के होते थे, साफ फक्कड़ होते थे, पैसा नहीं होता था पास, तभी उनके पास अच्छी कविता आती थी। लेकिन अगर हम देखें तो फक्कड़ बहुत सारे मिलेंगे इस दुनिया में जो कवि नहीं होंगे, जो शायर नहीं होंगे। सारे, हर फक्कड़ शायर नहीं होता और हर शायर फक्कड़ भी नहीं होता। जी लेकिन ये जरूर है कि शायरी पैदा ही तब होती है जब व्यक्ति का आत्म विस्तार हो। आत्म विस्तार मतलब जब मुझे लगे कि केवल मेरी भावना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो संयुक्त महसूस कर रहे हैं उनकी भावना भी इंपॉर्टेंट है, और मेरा काम संयुक्त की भावना से भी जुड़ना है। और ऐसे संयुक्त बहुत सारे हैं जिनकी भावनाओं से मुझे जुड़ना है, जिनकी भावनाओं को मुझे जुबान देनी है। जब ये लगे तो ये आत्म विस्तार होगा। आदमी अपने तक सिकुड़ा सिमटा नहीं रहेगा, और साहित्य यही काम करता है, शायरी यही काम करती है। पढ़ने वाले मतलब शायर के लिए भी यही काम करती है और सुनने वाले के लिए भी यही काम करती है जी कि वो आत्म विस्तार करती है। वो इंसान को, इंसान के दायरे को फैलाती है, उसको बड़ा करती है। उसके दायरे में बहुत सारे लोग आते हैं, उसके दायरे में बहुत सारे झरने आते हैं, बहुत सारे पेड़ आते हैं, बहुत सारी हवाएं आती हैं, बहुत सारी रोशनियां आती हैं उसके दायरे में। वो सिर्फ अपने तक सिकुड़ सिमट कर नहीं रहता। साहित्य आत्मविस्तार करता है और इसकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए जी सर, धन्यवाद।